इतिहास की सबसे खतरनाक जंग लोहे की ढालों, धारदार तलवारों या गरजते हाथियों से नहीं, बल्कि एक खामोश चुंबन, एक जहरीली मुस्कान और अंधेरे में मंडराते अदृश्य साय से जीती गई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा भी हथियार हो सकता है जिसकी एक सांस भर से कोई राजा तड़प तड़प कर दम तोड़ दे, या जिसकी एक खरोंच पूरे के पूरे साम्राज्य को श्मशान बना दे? बात है ईसा पूर्व 326 की। ये वो दौर था जब पश्चिम से उठा सिकंदर का भयानक तूफान दुनिया भर के राजाओं को रौंदता हुआ भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। भारत के भीतर मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में एक ऐसा राजा राज करता था जिसके नाम से ही प्रजा कांपती थी, धनानंद। धनानंद के पास लाखों की चतुरंगिणी सेना थी, अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके पास नीति, न्याय और दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसी दौर में मगध के भरे दरबार में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। आचार्य चाणक्य के पुत्र, जिन्हें दुनिया आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानती है, वे मगध की दुर्दशा और सिकंदर के बढ़ते खतरे से चेतावनी देने धनानंद के दरबार में पहुंचे थे। लेकिन घमंडी धनानंद ने न सिर्फ चाणक्य की बात को ठुकराया, बल्कि अपने सैनिकों से कहकर उनका अपमान करवाया और उनकी शिखा यानी चोटी खोल दी। भरे दरबार में हुए इस अपमान के बाद चाणक्य ने अपने खुले बालों को बांधते हुए एक खौफनाक प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस नंद वंश का समूल विनाश करके एक न्यायप्रिय सम्राट को मगध के सिंहासन पर नहीं बिठा दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए। एक तरफ धनानंद की 2 लाख पैदल सेना, 80,000 घुड़सवार, 6,000 युद्ध हाथी और 2,000 विनाशकारी रथ थे, और दूसरी तरफ थे सिर्फ एक साधारण से दिखने वाले चाणक्य और उनका युवा शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। न उनके पास कोई विशाल सेना थी, न धन और न ही कोई राजशाही समर्थन। आमने सामने की जंग में धनानंद को हराना खुद अपनी कब्र खोदने जैसा था। ऐसे में चाणक्य ने समझ लिया कि जब दुश्मन का शरीर इतना विशाल और ताकतवर हो कि उसे बाहर से न तोड़ा जा सके, तो उसे अंदर से खोखला करना पड़ता है। और इसी सोच से जन्म हुआ इतिहास के सबसे खौफनाक, गुप्त और अचूक जैविक हथियार का, जिन्हें कहा गया विषकन्या। लेकिन एक साधारण मासूम बच्ची को मौत के फरिश्ते में कैसे बदला जाता था? इसकी प्रक्रिया इतनी क्रूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि आज के दौर में इसके बारे में सुनकर भी इंसान की रूह कांप जाए। आचार्य चाणक्य के गुप्तचर पूरे राज्य की गलियों, अनाथालयों और बस्तियों पर पैनी नजर रखते थे। वे ऐसी नवजात बच्चियों को चुनते थे जिनकी ज्योतिषीय कुंडली में विशेष योग होते थे और जिनके शारीरिक लक्षण बेहद मजबूत होते थे। इन बच्चियों को उनकी मां की गोद से अलग करके समाज से दूर जंगल के बीच बने एक बेहद गुप्त और सुरक्षित किले में ले जाया जाता था। वहां उनका पालन पोषण किसी आम बच्ची की तरह खिलौनों से नहीं, बल्कि जहर के कड़वे अर्क से होता था। जैसे ही ये लड़कियां 3 या 4 साल की होती, इनके भोजन में हर दिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में खतरनाक नागों का जहर, जहरीले पौधों जैसे कुचला और धतूरे का रस मिलाना शुरू कर दिया जाता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन मासूम बच्चियों पर क्या गुजरती होगी? शुरुआती महीनों में जहर के असर से बच्चियों का पूरा शरीर नीला पड़ जाता था। वे रात रात भर दर्द से तड़पती थी। उनकी चीखें उस गुप्त किले की दीवारों में घुटकर रह जाती थी। दर्जनों में से सिर्फ 1 या 2 लड़कियां ही ऐसी होती थी जिनका शरीर धीरे धीरे उस जहर को सहन करने की क्षमता विकसित कर पाता था। बाकी लड़कियां उस तड़प को बर्दाश्त न कर पाने के कारण दम तोड़ देती थी। जो लड़कियां इस खौफनाक दौर से बच निकलती थी, उनके जहर की खुराक को साल दर साल बढ़ाया जाता था। जब वे 16 या 17 साल की युवावस्था में पहुंचती थी, तब तक उनका पूरा शरीर जहर का एक चलता फिरता कुआं बन चुका होता था। उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी चरम पर पहुंच जाती थी कि अगर कोई जहरीला नाग भी उन्हें काट ले,
तो सांप खुद मर जाता था। लेकिन उस विषकन्या का बाल भी बाका नहीं होता था। उनका थूक, उनका पसीना, उनके आंसू और यहां तक कि उनकी सांसें भी इतनी जहरीली हो जाती थी कि किसी सामान्य इंसान के खून में अगर उनकी एक बूंद भी चली जाए तो उसकी नसें फट जाती थी और वो कुछ ही पलों में ढेर हो जाता था। लेकिन चाणक्य जानते थे कि सिर्फ जहरीला होना काफी नहीं है। एक घातक शिकारी वही होता है जो अपनी पहचान पूरी तरह छिपा सके। इसलिए इन विषकन्याओं को केवल मारना ही नहीं बल्कि दिलों पर राज करना भी सिखाया जाता था। उन्हें भारत के श्रेष्ठ आचार्यों से संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, राजनीति, कूटनीति, 64 कलाओं और कामशास्त्र की गहन शिक्षा दी जाती थी। वे इतनी रूपवती और सम्मोहक होती थी कि जब वे किसी राजसभा में कदम रखती थी तो बड़े से बड़े राजा और महाराजा अपनी सुध बुध खो बैठते थे। वे बातचीत की ऐसी कला में माहिर होती थी कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है इसका पल पल का हिसाब लगा लेती थी। वे एक ही समय में एक परम सुंदरी और काल की दूत होती थी। इन विषकन्याओं को सिखाया जाता था कि अपने जहर का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। कभी किसी राजा के मदिरा के प्याले में अपने नाखून की खरोंच से जहर मिला देना, तो कभी अपनी सांसों के जरिए हवा को जहरीला बना देना। और अगर कोई राजा बेहद सतर्क होता तो उसका अंत एक आखिरी और जानलेवा चुंबन से किया जाता था। जैसे ही विषकन्या के जहरीले होठ राजा के होठों से मिलते, जहर सीधा राजा की लार ग्रंथि के जरिए उसके शरीर में उतर जाता और कुछ ही मिनटों में उसका दिल काम करना बंद कर देता था। लेकिन सवाल यह है कि ये विषकन्याएं अपने शिकार तक पहुंचती कैसे थी? इसके पीछे था चाणक्य का वो महान और विशाल जासूसी तंत्र जिसका वर्णन उन्होंने अपने अमर ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। चाणक्य का मानना था कि जो राजा केवल अपनी सेना पर भरोसा करता है वो अंधा है। एक सच्चे राजा की आंखें और कान उसके जासूस होते हैं। चाणक्य ने पूरे मगध और पड़ोसी राज्यों में एक ऐसा गुप्तचर नेटवर्क खड़ा कर दिया था जिसके आगे आज की आधुनिक खुफिया एजेंसियां जैसे CIA या KGB भी फीकी पड़ जाएं। चाणक्य के इस जासूसी तंत्र को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया था, संस्था और संचारा। संस्था वे जासूस थे जो एक ही जगह पर अपना भेष बदलकर सालों साल रहते थे। वे समाज के हर तबके में मौजूद थे। शहर के सबसे बड़े बाजार का अमीर व्यापारी, चौराहे पर बैठा अंधा भिखारी, मंदिर का पवित्र पुजारी, जड़ी बूटी बेचने वाला वैद्य या राजा के बेडरूम की सफाई करने वाली दासी, इनमें से कोई भी चाणक्य का गुप्त एजेंट हो सकता था। सोचिए, आपके ठीक बगल में खड़ा इंसान जिसे आप बिल्कुल साधारण समझ रहे हैं, वो किसी गुप्त संगठन का सबसे खतरनाक जासूस हो। वहीं दूसरी तरफ थे संचारा जासूस। ये वे लोग थे जो लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते रहते थे। इनका काम होता था सेना की गतिविधियों, रसद की सप्लाई और राजाओं के गुप्त फैसलों पर नजर रखना। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता तो उसके पास जहर की एक ऐसी छोटी सी गोली होती थी जिसे वो तुरंत निगल लेता था। वो तड़प तड़प कर जान दे देता था, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक अपने संगठन या चाणक्य का नाम कभी जुबान पर नहीं लाता था। संदेश भेजने की तकनीकें भी अद्भुत थी। उस दौर में गुप्त स्याही का इस्तेमाल किया जाता था जो केवल आग की आंच पर लाने पर ही दिखती थी। कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था जिन्हें केवल चाणक्य और उनका मुख्य जासूस ही समझ सकते थे। प्रशिक्षित कबूतरों और बाज पक्षियों के जरिए रातों रात संदेश सैकड़ों मील दूर पहुंचा दिए जाते थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पहली बार धनानंद पर सीधा हमला किया तो उन्हें एक करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त की पूरी सेना गाजर मूली की तरह काट दी गई और चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपनी जान बचाकर जंगलों में भागना पड़ा। इस हार के बाद एक रात चाणक्य और चंद्रगुप्त भेष बदलकर एक झोपड़ी के बाहर से गुजर रहे थे। वहां एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को गरम गरम खिचड़ी परोस रही थी।
बच्चे ने भूख के मारे सीधे खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया और उसका हाथ बुरी तरह जल गया। तब उस मां ने बच्चे को डांटते हुए कहा, तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख है जो सीधे बीच में हाथ डाल रहा है। खिचड़ी को हमेशा किनारे से थोड़ा थोड़ा करके खाया जाता है। इस छोटी सी बात ने चाणक्य की आंखें खोल दी। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि पाटलिपुत्र पर सीधा हमला करने के बजाय पहले मगध के बाहरी राज्यों को कमजोर करना होगा, और इस काम के लिए उन्होंने अपनी इसी अदृश्य जासूसी सेना और विषकन्याओं का इस्तेमाल किया। चाणक्य ने अपनी सबसे खूबसूरत विषकन्याओं को धनानंद के शीर्ष सेनापतियों और मंत्रियों के पास भेजा। मगध के महामात्य, प्रधानमंत्री और प्रमुख सेनापति भद्रशाल के दरबार में इन सुंदरी जासूसों ने प्रवेश किया। धीरे धीरे मंत्रियों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ शक और नफरत का जहर घोला गया। जासूसों ने अफवाहें फैलाई कि फलाना मंत्री राजा की हत्या करने वाला है और फलाना सेनापति चंद्रगुप्त से मिला हुआ है। धनानंद, जो पहले से ही शक्की और शराबी था, अपने ही सबसे काबिल वफादारों पर शक करने लगा। उसने अपने ही कई वफादार मंत्रियों को फांसी पर चढ़वा दिया और कुछ को जेल में डाल दिया, बिना एक भी तीर चलाए। चाणक्य ने धनानंद के दरबार को अंदर से खोखला कर दिया। मगध की सेना का मनोबल टूट चुका था। सेनापति आपस में ही लड़ने लगे थे, और जब सही वक्त आया तो चंद्रगुप्त की सेना ने बाहर से धावा बोला। जिस मगध साम्राज्य को अजेय माना जाता था, उसके सिपाही बिना लड़े ही हथियार डालने लगे। धनानंद को सिंहासन से उखाड़ फेंका गया और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के नए सम्राट बने। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली राजनीतिक दांवपेच तो मगध की जीत के बाद शुरू हुए। मगध को जीतने के लिए चाणक्य ने हिमालय क्षेत्र के एक बेहद शक्तिशाली राजा पर्वतक, जिन्हें कुछ इतिहासकार राजा पुरु या पोरस से जोड़ते हैं, के साथ संधि की थी। शर्त यह थी कि जीत के बाद मगध साम्राज्य का आधा हिस्सा राजा पर्वतक को दे दिया जाएगा। लेकिन धनानंद के गिरते ही राजा पर्वतक की नीयत बदल गई। उसकी नजर पूरे मगध के सिंहासन पर टिक गई। वो चंद्रगुप्त मौर्य से कहीं ज्यादा अनुभवी और ताकतवर था। अगर राजा पर्वतक मगध पर हमला कर देता तो चंद्रगुप्त की नई नई बनी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। लेकिन एक मित्र राजा पर सीधा हमला करना नीति के खिलाफ था। इससे पूरे भारत में चंद्रगुप्त की थू-थू होती। तब चाणक्य ने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। मगध की जीत की खुशी में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया। पूरे पाटलिपुत्र को रोशनी से सजाया गया था। मदिरा की नदियां बह रही थी और संगीत की धुनें गूंज रही थी। राजा पर्वतक को सम्मानित करने के लिए चाणक्य ने एक बेहद सुंदर, अप्रतिम नर्तकी को उसके विश्राम गृह में भेजा। वो नर्तकी कोई और नहीं बल्कि चाणक्य की सबसे घातक विषकन्या थी। मदिरा के नशे में धुत और जीत के घमंड में चूर राजा पर्वतक उस विषकन्या के रूपजाल में पूरी तरह फंस गया। उस रात के सन्नाटे में जैसे ही राजा पर्वतक ने उस सुंदरी को अपनी बाहों में भरा और उसके होठों को चूमा, मौत का वो कड़वा जहर पर्वतक की धमनियों में आग की तरह फैलने लगा। राजा पर्वतक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका शरीर नीला पड़ने लगा। उसकी नसों में जलन होने लगी। गले से आवाज निकलना बंद हो गई। बिना किसी शोर शराबे के, बिना एक भी बूंद खून बहाए, राजा पर्वतक का प्राणांत हो गया। अगले दिन सुबह जब राजा पर्वतक की लाश मिली तो चाणक्य ने बड़ी चतुराई से रोने का नाटक किया और सारा दोष धनानंद के बचे हुए गुप्तचरों पर मढ़ दिया। इस तरह बिना कोई युद्ध लड़े चाणक्य ने पूरे साम्राज्य को चंद्रगुप्त के कदमों में ला पटका और चंद्रगुप्त पर अपने सहयोगी की हत्या का कोई दाग भी नहीं लगा। लेकिन राजनीति की इस शतरंज में चाणक्य जितने कठोर अपने दुश्मनों के लिए थे, उतने ही रक्षात्मक और चिंतित वे अपने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए थे। चाणक्य जानते थे कि इतिहास में जितने राजा युद्ध के मैदान में नहीं मरते,
उससे कहीं ज्यादा अपने ही बेडरूम में या मदिरा के प्याले में जहर देकर मार दिए जाते हैं। चंद्रगुप्त को दुनिया के किसी भी जहर से बचाने के लिए चाणक्य ने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में ही पागलपन लगती है। उन्होंने चंद्रगुप्त के रसोइये को गुप्त आदेश दिया कि सम्राट के भोजन में हर दिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जहर मिलाया जाए। चंद्रगुप्त इस पूरी प्रक्रिया से अनजान थे। चाणक्य चाहते थे कि चंद्रगुप्त का शरीर भी धीरे धीरे जहर का आदी हो जाए, ताकि अगर कल को कोई दुश्मन या विष्कन्या चंद्रगुप्त को जहर देने की कोशिश करे तो उसका चंद्रगुप्त पर कोई असर न हो। इसे चिकित्सा विज्ञान में मिथ्रिदातिज्म कहा जाता है। सालों तक ये सिलसिला गुप्त रूप से चलता रहा, लेकिन फिर आई वो खौफनाक रात जिसने मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक शाम सम्राट चंद्रगुप्त अपनी प्रिय पत्नी और मगध की महारानी दुर्धरा के साथ अपने महल में भोजन कर रहे थे। महारानी दुर्धरा उस समय पूर्ण रूप से गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में मौर्य साम्राज्य के वारिस को जन्म देने वाली थी। भोजन करते करते हसीम जाग के दौरान महारानी दुर्धरा ने अनजाने में चंद्रगुप्त की थाली में से एक निवाला उठाकर अपने मुंह में रख लिया। वो निवाला मामूली नहीं था, उसमें चाणक्य द्वारा मिलाया गया वही जहरीला अर्क था। चंद्रगुप्त का शरीर तो उस जहर का आदी हो चुका था, लेकिन गर्भवती महारानी दुर्धरा का शरीर उस तीखे जहर का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। निवाला गले से नीचे उतरते ही महारानी का चेहरा नीला पड़ने लगा। उनकी आंखें पथराने लगी, वे अपनी गर्दन पकड़कर तड़पने लगी और चंद्रगुप्त के सामने ही फर्श पर गिर पड़ी। चंद्रगुप्त के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत वैद्यों को पुकारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब यह खबर चाणक्य तक पहुंची तो वे बिना एक सेकंड गवाए नंगी तलवार लेकर महारानी के कक्ष की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि महारानी दुर्धरा की नाड़ी बंद हो चुकी थी और वे अपनी अंतिम सांसें ले चुकी थी। लेकिन चाणक्य की तेज पारखी नजरों ने देख लिया कि महारानी के गर्भ में पल रहा बच्चा अभी भी जीवित था। वो अंदर तड़प रहा था। उस बेहद भयानक और तनावपूर्ण क्षण में चाणक्य ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लेने की हिम्मत दुनिया का कोई और इंसान नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी तीखी तलवार निकाली और बिना हिचकिचाए मरणासन्न महारानी दुर्धरा के पेट को चीर दिया। ये मानव इतिहास का सबसे पहला और सबसे दर्दनाक सिजेरियन ऑपरेशन था। चाणक्य ने अपने हाथों से उस नवजात शिशु को महारानी के गर्भ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन जहर का असर इतना घातक था कि जब तक चाणक्य बच्चे को बाहर निकालते, महारानी के शरीर में फैले जहर की एक छोटी सी नीली बूंद उस अजन्मे बच्चे के माथे तक पहुंच चुकी थी। उस जहर के प्रभाव से बच्चे के माथे पर हमेशा के लिए एक गहरा नीला दाग बन गया। इसी नीले बिंदु या दाग के कारण उस बालक का नाम रखा गया बिंदुसार। बिंदुसार आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बने। और सोचिए, अगर उस रात चाणक्य ने अपनी भावनाओं को परे रखकर वो कठोर और खौफनाक कदम न उठाया होता तो सम्राट बिंदुसार का जन्म कभी नहीं होता। और अगर बिंदुसार न होते तो इस देश को कभी सम्राट अशोक महान जैसा शासक नहीं मिलता, जिन्होंने भारत के परचम को पूरे विश्व में लहराया और बौद्ध धर्म के शांति संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। चाणक्य की दूरदर्शिता, उनके जासूसों का वो अदृश्य जाल और विषकन्याओं का वो खामोश खौफ, ये सब केवल एक राजा को जिताने के लिए नहीं था, बल्कि एक बिखरे हुए देश को जोड़कर अखंड भारत बनाने का सबसे बड़ा मास्टर प्लान था। अगर आपको इतिहास का ये काला, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाला पन्ना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। अपने दोस्तों और इतिहास के प्रेमियों के साथ इसे शेयर करें ताकि भारत का ये अनसुना और पराक्रमी इतिहास हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए पन्नों, खौफनाक जंगों और महान रणनीतियों की गहराई में उतरने के लिए
हमारे चैनल मिस्टर वुडपेकर को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही सिनेमाई और रिसर्च से भरपूर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्रीज। कमेंट करके जरूर बताइए कि चाणक्य की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और धमाकेदार इतिहास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।